दरअसल यह कहानी है एक ईमानदार किसान रामचंद्र की। वह अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। रामचंद्र के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके पास संतोष और सुख था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। रूमी, जरा सुनती हो? खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। जल्दी से खाना खाकर मुझे खेतों पर जाना है और उधर से जमींदार सेठ के यहाँ भी जाना है। क्या हुआ? क्यों रूमी रूमी कहकर चिल्ला रहे हो? ला रही हूँ, थोड़ा तसल्ली रखो। जमींदार सेठ ने मुझे उनके घर पर किसी काम से बुलाया है, इसलिए मुझे जल्दी खेतों का काम खत्म करके वहाँ जाना है। फिर रूमी रामचंद्र को खाना परोसती है और रामचंद्र खाना खाकर जाने वाला ही होता है कि तभी रूमी कहती है, आप जाओ, लेकिन समय रहते वापस लौट आना। मैं नहीं चाहती आप रात को बाहर रहो। आजकल समय खराब है, रात में बाहर रहने का जमाना नहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। इतना कहकर रामचंद्र अपनी खेतों की ओर निकल पड़ता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम होने पर रामचंद्र जमींदार सेठ से मिलने के लिए उनके घर जाता है। अरे राम भाई, कैसे हो? परिवार कुशल पूर्वकता तो है ना? सेठ जी, आपके दुआ से हम सब अच्छे हैं। राम, आजकल खेतों में काम कैसा चल रहा है? इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करना है, इसलिए थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं इस बार अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। अगर समय ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे ईश्वर की माया है। अरे राम भाई, बात करते करते जो काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, वह काम तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। राम, कल सुबह तुम्हें मेरी बैलगाड़ी में 30 बोरी गेहूं को लेकर तकरारपुर गांव जाना है और तकरारपुर गांव में मेरे मित्र राहुल के यहाँ पहुंचाना है। मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं और यह काम करने के लिए मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा, इसीलिए मैंने यह काम तुम्हें सौंपा है। बस इतनी सी बात। मैं आपका काम कर दूंगा सेठ जी। राम, इस काम के बदले मैं तुम्हें अपनी 10 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे दूंगा। तुम जितनी भी फसल करोगे, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। 10 बीघा जमीन सेठ जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ राम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम उस जमीन पर खेती करना और अपने बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मैं मेरी जमीन और आपकी जमीन दोनों पर बहुत मेहनत से खेती करूंगा। ऐसा कहकर रामचंद्र अपने घर की ओर निकल गया। अरे किधर गई रूमी? सुनती हो? जरा इधर आओ। अरे आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया? आप तो बोले थे शाम होने से पहले लौट आएंगे। और क्या बात है, आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो? तो सुनो रूमी, कल सवेरे सेठ जी के काम से मुझे तकरारपुर गांव जाना है। वहां सेठ जी के मित्र राहुल के यहाँ 30 बोरी गेहूं को पहुंचना है और इस काम के बदले सेठ जी मुझे उनकी 10 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे रहे हैं और उन्होंने कहा है उस जमीन पर जितनी भी फसल उगेगी उस फसल का आधा हिस्सा उनका होगा और आधा हिस्सा वो मुझे देंगे। रूमी, यह सब खुदा की कृपा है। क्या सच में सेठ जी ने ऐसा कहा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हम उस जमीन पर और ज्यादा मेहनत करके फसल उगाए और अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ा दिखा सकेंगे। हाँ रूमी, इसीलिए तो मैंने हाँ कहा है। ये सब सुनकर रूमी खुशी से मन ही मन झूमने लगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर रूमी, मैं जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर तकरारपुर गांव के लिए। ठीक है, ध्यान से जाना और समय रहते घर वापस लौट आना। ठीक है, मैं शाम होने तक वापस आ जाऊंगा। पिताजी, शाम को जब आओगे तब मेरे लिए समोसे लेकर आना। ठीक है बेटा, ले आऊंगा। यह कहकर रामचंद्र अपने घर से चला जाता है और सेठ जी के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर तकरारपुर गांव की ओर निकल गया। रामचंद्र चलते चलते आखिरकार तकरारपुर गांव पहुंच गया। अरे नमस्ते राम भाई, कैसे हो? और सभी देवी नगर वासी कैसे हैं? नमस्ते राहुल भाई, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? और हमारे देवी नगर वासी भी सभी ठीक है? अरे राम भाई, मैं ठीक हूँ। तकरारपुर गांव कैसे आना हुआ?
राहुल भाई, जमींदार साहब ने आपके लिए 30 बोरी गेहूं भिजवाई है, इसीलिए मैं देवी नगर से तकरारपुर गांव आया हूं। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैंने ही उनसे 30 बोरी गेहूं मंगवाए थे। तो बताओ राहुल भाई, गेहूं की बोरी सब कहाँ रखूंगा? आगे वाले रूम में रख दो। फिर रामचंद्र ने गेहूं की बोरी बैलगाड़ी से खाली कर देता है। ठीक है राहुल भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। अरे राम भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। थक गए होंगे, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं राहुल भाई, इतनी दूर जाना है, धीरे धीरे चलता हूँ, और जहाँ कहीं भी मुझे थकान होगी मैं वहीं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूंगा। ये कहकर रामचंद्र अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद राम सोचता है, क्यों ना मैं थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लूं, बहुत थक गया हूं। यह सोचकर रामचंद्र एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में राजू नाम का एक आदमी वहां आ जाता है। अरे राम भाई, कहाँ से आ रहे हो? आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। राजू भाई, मैं सिर्फ जमींदार के काम से तकरारपुर गांव गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ी थकान सी होने लगी तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लिया जाए। वैसे राजू भाई, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रामचंद्र राजू साथ में गांव की ओर आ रहे थे कि तभी रास्ते में समोसे की दुकान दिख जाती है। मेरे बेटे ने समोसे लेकर आने को कहा था, अगर समोसे लेकर नहीं गया तो मेरा बेटा मुझ पर गुस्सा करेगा। अरे भाई, क्या जमाना आ गया है। पहले हम सब अपने पिताजी से डरते थे और आज ऐसा दिन आ गया है जो हम सबको अपने बच्चों से डरना पड़ रहा है। हाँ भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे से डर लगता है। मेरी पत्नी कब किस बात पर मुझ पर बरस पड़ेगी ये मुझे नहीं पता होता, और मेरा बच्चा कब मुझसे गुस्सा हो जाएगा ये भी मुझे नहीं पता। फिर भी हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। राजू भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामचंद्र समोसे की दुकान पर जाता है। अरे भाई, समोसे कैसे दे रहे हो? अरे भाई, 10 का एक समोसा। ठीक है, फिर साथ में हरी चटनी और 2 कचौरी और पैक कर देना। फिर रामचंद्र समोसा और कचौरी लेकर राजू के पास चला जाता है। चलो राजू भाई, ले आया मैं कचौरी और समोसा। तुम तो सिर्फ समोसे की बात कर रहे थे, तुम तो 2 कचौरी और ले आए। अरे भाई, बेटे के लिए तो समोसा ले लिया, और मेरी पत्नी भी तो है, उसके लिए भी तो कुछ ले जाऊंगा, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। वरना वो घर जाते ही मेरे ऊपर बरस पड़ेगी, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि मैं शाम तक घर लौट आऊंगा, लेकिन जाते जाते मुझे रात हो जाएगी। तुम अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं, रात होने वाली है। फिर दोनों गांव की ओर जाते हैं। राजू अपने घर चला जाता है और रामचंद्र भी अपने घर की तरफ चला जाता है। क्या जी, आप तो बोल रहे थे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तो अंधेरा हो गया है। रूमी, मैं भी रात होने से पहले ही घर वापस आना चाहता था, लेकिन वहां जाने में थोड़ा समय लग गया, और उधर से आते वक्त थोड़ा थक गया था, तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग गया था। लो, मैं तुम्हारे लिए कचौरी लेकर आया हूँ और सुमन के लिए समोसा लेकर आया हूँ। क्या आप मेरे लिए भी कचौरी लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? आप सिर्फ सुमन के लिए समोसे लेकर आ जाते। अरे रूमी, तुम मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हारी खुशी का ध्यान नहीं रखूं तो किसकी खुशी का ध्यान रखूं? फिर वो तीनों समोसे कचौरी खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जमींदार सेठ वादे के हिसाब से रामचंद्र को 10 बीघा जमीन दे देता है, जिस पर रामचंद्र दिन रात मेहनत करके ढेर सारा अनाज उगाता है। यह देखकर उसका पड़ोसी अर्जुन और उसके पत्नी ऋतु जलने लगते हैं। ए जी, आपको एक बात पता है? गांव के सभी लोग बोल रहे थे राम को जमींदार सेठ ने 10 बीघा का जमीन दी है खेती करने के लिए। मैंने भी सुना तो है, और अपन इसमें कर भी क्या सकते हैं, लेकिन मुझसे इस रामचंद्र की खुशी देखी नहीं जा रही। अरे वो तो पहले ही इतना अच्छा कमाता था, और अब तो उसके पास 10 बीघा जमीन और आ गई। वह तो अब अमीर बन जाएगा और हम गरीब के गरीब रह जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो वो भी हमारी तरह गरीब हो जाए। तो तुम ही अपना दिमाग चलाओ, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी आप 6 महीने रुक जाइए, पहले राम की सारी फसल तैयार हो जाने दें। और उधर रामचंद्र और उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों जमींदार के खेत में बड़ी ही मेहनत से काम करती, और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और उनकी पूरी फसल तैयार हो गई। तो फिर एक दिन
अब आप एक काम करिए, सब सोने के बाद जमींदार को खेतों में आग लगा देना, वरना फसल कल कट जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो वह हम दोनों के होते हुए जीते जी कभी भी राजा नहीं बन सकता। फिर रात होते ही अर्जुन चुपचाप जमींदार के खेत की तरफ चला जाता है। जमींदार के खेत में आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर दोनों पति पत्नी फसल की कटाई के लिए खेत की ओर चले जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे रूमी, ये क्या हो गया? ये सारी फसल कैसे जल गई? ये कैसे हो गया जी? ये आग कैसे लग गई? हम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे और अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? हे खुदा, किसकी बुरी नजर लग गई? इतना कहकर रूमी जोर जोर से रोने लगती। पता नहीं अब ये आग कैसे लग गई। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमारा सारा अनाज जल गया। 2 दिन बाद जमींदार साहब अपने घर अनाज लेने आएंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगा? इसमें अपनी क्या गलती है? अपन ने जानबूझकर ऐसा थोड़ी किया है। आने दो उनको, अपन उनसे साफ साफ बोल देंगे। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और जमींदार अपने आदमी के साथ रामचंद्र के यहाँ फसल के लिए जाते हैं। अरे राम भाई, जरा बाहर आओ। फिर रामचंद्र और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। लाओ राम, मेरी फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन डर की वजह से राम कुछ नहीं बोलता। क्या हुआ राम, तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? सेठ जी, आपके खेत की पूरी फसल जल गई। जब मैं शाम को आया था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अगले दिन सुबह फसल काटने के लिए हम दोनों खेतों में वहां गए तो वहां जाकर देखा कि सारा खेत जला हुआ था। राम, मुझे भी पैसों की जरूरत है। मैं वह अनाज बेचकर अपने बेटे की हॉस्टल की फीस भरूं, क्योंकि मैंने बड़े बेटे को शहर में अच्छे स्कूल में डाला है, तो उसकी स्कूल की फीस 30,000 थी और मैं इस फसल को बेचकर उसके हॉस्टल की फीस भरना चाहता था। सेठ जी, ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। मुझे भी अपने बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ाना था। मैंने भी आपके खेतों में बहुत मेहनत की थी। राम, मुझे वह सब नहीं पता। मुझे मेरी फसल का आधा हिस्सा चाहिए, और अगर तुम्हारे पास मेरी फसल का हिस्सा नहीं है तो मैं तुम्हारी 5 बीघा जमीन और तुम्हारा घर ले रहा हूं। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगा? थोड़ा तो रहम कीजिए सेठ जी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जब तुम मुझे 30,000 दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर दे दूंगा। अब तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ यहां से चले जाओ, वरना मुझे धक्के देकर यहां से तुम्हें भगाना पड़ेगा। फिर रामचंद्र अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को लेकर आओ ना। हाँ जी, दोपहर हो गई और अभी तक मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। आप कुछ खाने का इंतजाम करिए ना। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 6 महीने की मेहनत पानी में चली गई और सेठ जी ने भी अपने साथ अच्छा नहीं किया। उन्हें कभी सोचा नहीं था कि अपने साथ इतना बुरा होगा। अपना इतना बुरा वक्त कभी आएगा। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब रामचंद्र के पास रहने को घर नहीं था और खाने को रोटी नहीं थी। यह वक्त रामचंद्र के लिए बहुत ही कठिन था। सुनिए जी, मैं ऋतु के यहाँ जाती हूँ और उससे कुछ रोटियां मांग कर ले आती हूँ। आप दोनों तब तक यहीं बैठो। इतना कहकर रूमी ऋतु के यहाँ चली जाती। ऋतु बहन, कुछ रोटियां हैं क्या? मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसको भूख लग रही है। अगर कुछ रोटी है तो दे दो, ताकि मैं मेरे बच्चे की भूख मिटा सकूं। रोटी तो नहीं है, और जो रोटी थी वो अभी अभी मेरे बच्चों ने खा ली। मुझे माफ कर दो बहन। फिर रूमी वहां से उदास होकर वापस लौट जाता है। क्या हुआ रूमी, रोटी नहीं मिली क्या? नहीं जी, ऋतु बोल रही थी जो रोटियां थीं वो उसके बच्चों ने खा ली, इसलिए उसके पास रोटियां नहीं थीं। रूमी, अभी हमारे दिन खराब है तो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। सुनो, हम बच्चे को लेकर दूसरे गांव तकरारपुर चलते हैं, क्योंकि यहाँ अब अपनी कोई मदद नहीं करेगा और ना ही मुझे कोई काम देगा, और ना अब अपने पास अपनी जमीन बची है जिस पर अपन खेती कर सके। अब हमारा बुरा वक्त आ चुका है। लेकिन हम तकरारपुर में किसके पास जाएंगे, और ऐसी हालत में हमारी कौन मदद करेगा?
अरे वो जो पिछली बार मैं तकरारपुर गया था ना सेठ जी के काम से, वही राहुल भाई, उन्हीं के पास कोई काम जरूर मिलेगा। चलो हम अभी ही चलते हैं ताकि शाम होने तक वहां पहुंच जाएंगे। रामचंद्र अपने परिवार को लेकर तकरारपुर गांव तो जा रहा था, लेकिन रामचंद्र को अपने गांव से बहुत लगाव था। वह अपने खेत और घर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता था। फिर भी परिवार की देखभाल के लिए उसने दूसरे गांव जाने का निर्णय लिया और तकरारपुर गांव जाने के लिए रवाना हो गए। शाम होने तक रामचंद्र अपने परिवार के साथ राहुल के यहाँ पहुँच गया। राहुल भाई, मेरे लायक कोई काम है क्या? क्योंकि मैं बर्बाद हो गया हूँ। इस तरह सारी बात राहुल को बता देता है। हाँ, मुझे भी किराने की दुकान में एक आदमी की जरूरत है। तुम चाहो तो उस जगह पर काम कर सकते हो। रही बात तुम्हारे रहने का इंतजाम, तो तुम मेरे इस घर में रह सकते हो, क्योंकि मैंने अपने लिए एक नया घर बनवा लिया है। तब से इस घर में कोई नहीं रहता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। और हाँ, मैं आप सभी के राशन का इंतजाम अभी कर देता हूँ। फिर राहुल दुकान से कुछ राशन का सामान लेकर रामचंद्र को दे देता है। फिर ऐसे ही देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं। रूमी, हमने इस गांव में आकर बहुत पैसा बना लिया है, लेकिन मैं अब अपने गांव जाना चाहता हूँ और वहीं एक जगह रहकर अपने बेटे को भी पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर ये ठोकरें खाता रहेगा। हाँ, और मुझे भी अपने गांव की याद आ रही है। मैं राहुल भाई से बात करके आता हूँ। इतना कहकर रामचंद्र राहुल के पास चला जाता है। राहुल भाई, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने यहाँ पैसा तो बहुत अच्छा खासा बना लिया है, पर मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। मेरा बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पढ़ाई कराना भी ज़रूरी है और मैं भी अपने गांव जाना चाहता हूँ। वहीं किराने की दुकान खोल लूँगा और अपनी ज़मीन और अपने घर को वापस ज़मींदार साहब से आज़ाद करवा लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया और मुझे इतना काम सिखाया। क्यों नहीं भाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम जब चाहो तब जा सकते हो। ठीक है राहुल भाई, मैं अपने परिवार को लेकर आज ही अपने गांव के लिए निकल जाता हूँ। फिर रामचंद्र अपने परिवार के साथ गांव लौट आया और अपने लिए एक नया घर बनवाया और गांव में ही छोटी सी किराना की दुकान शुरू किया। उसके अनुभव और मेहनत की वजह से उसकी किराना की दुकान बढ़ने लगी। उधर उसके पड़ोसी अर्जुन की पत्नी रीतू अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे राम भाई से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। आज मेरे कर्मों की वजह से खुदा ने मुझसे मेरी पत्नी को दूर कर दिया। फिर अर्जुन रामचंद्र के पास जाता है। मुझे माफ कर दो राम भाई, मेरे कर्मों की वजह से खुदा ने मुझसे मेरी पत्नी को छीन लिया। 3 साल पहले मैंने ही जमींदार साहब के खेत में आग लगाई थी। उसकी सजा मैं अब तक भुगत रहा हूं। तुम मुझे जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा खुदा ने दे दी है, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? इसलिए कभी तुम किसी खुशहाल परिवार को बर्बाद मत करना, क्योंकि सबकी हाय लगती है। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो खुदा भी हमारे साथ वैसा ही करते हैं। और एक मनुष्य का वक्त है जो उसे सब कुछ सिखा देता है। किसी का बुरा वक्त है तो वो मेहनत करके अपना अच्छा वक्त वापस लेकर आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।